अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस देखी जा रही है डेली बेसिस पे। आज का दिन जब थर्ड डे ऑफ ट्रेडिंग सेशंस है, यानी कि आज वीक का थर्ड डे है, तो मार्केट के अंदर 1,51,000 यानी कि 1,51,000 का जो माइलस्टोन है वो इंट्राडे हाई पे अचीव हुआ, सस्टेन हुआ और क्लोजर के टाइम पे 1,50,000 के पे जो है वो 1,50,500 साइकोलॉजिकल बैरियर पे क्लोजर हुआ। इट मींस कि 820 अबव पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही है। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा रहा है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर देखा जाए तो रीजन में अभी भी चीप दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो 4 की पी से हम जो है वो अब तक ये सफ़र, ये जर्नी का आगाज़ किया और फिर उसके बाद अब 8 के पी तक आ चुके हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल पे मौजूद है, क्योंकि हमारे नेबरहुड जो है वो काफ़ी हद तक पीस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। 10 से भी ज़्यादा पीस उनकी हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। इट मीन्स कि अभी भी मार्केट में जो है वो इतना ही हम कह सकते हैं ये जो लेवल्स हैं इसके अंदर मजीद गुंजाइश है कि मार्केट आगे जा सकती है। तो 1,51,000 का लेवल इंट्राडे हाई पे और 1,50,000 का लेवल क्लोजर पे आज अचीव हुआ, सस्टेन हुआ और फाइनली हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई और इन दी हिस्ट्री आज जो है वो एक ये नया माइलस्टोन अचीव हुआ है। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको सराहा है, बड़ा खुशाइन कहा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि मार्केट की सलाहियत को बरूएकार लाने पर जोर दिया जा रहा है और ख़ासकर कैपिटल मार्केट में जो है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि मार्केट में वो नंबर्स, वो सेक्टर्स और ख़ासकर वो कंपनीज़ जो कि हम देख रहे थे कि परफॉर्म कर रही थी लेकिन उनका एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, अब उसका इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बात है कि जो तमाम इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारी कैपिटल मार्केट। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी यानी माशी नंजरनामा डिजिटलाइज करने का जो है वो फैसला कर रहा है। ख़ासकर गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आने वाले दिनों में जो डिजिटाइजेशन का मरहला है वो भी वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है वो होगा। और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन और ख़ासकर हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसको फ़रोग इसलिए भी दिया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी हो, कैशलेस इकॉनमी हो, जितना हो सके तमाम जो पेमेंट्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेड हो। तो ये चीज़ें मुल्क की इकॉनमी के अंदर, खासकर वाइट इकॉनमी के अंदर काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होंगी। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, कितना ज़्यादा हमारे पास कैश फ्लोट कर रहा है, कितनी ज़्यादा हमारे पास वाइट इकॉनमी है। और जो कहा जाता था ना कि 50-50 है ब्लैक और वाइट, तो अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की ये कोशिशें हैं कि आने वाले दिनों में तमाम जो इकॉनमी है इसको वाइट इकॉनमी ही बनाया जाए। इनफरादी टैक्स दहिंदगान के लिए एक अगेन, यानी कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक अगेन गुड न्यूज़ है। उनके लिए सादा और आसान इलेक्ट्रॉनिक जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है और इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन भी करेंगे, खासकर एफबीआर के जो रिफॉर्म्स हैं उसके बाद और टैक्स आसान ऐप के बाद। अगेन एक और चीज़ सामने आई है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कि आसान फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए। तो यकीनन सितंबर 30 तक ही हर साल जो है वो डेडलाइन होती है, तो इस साल भी मे बी कि यही हो। तो आज इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे पास साथ मौजूद हैं आमिर ज़फ़र दुरानी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारे पास नए माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, साथ साथ चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट पे आ रही हैं। योर टेक। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे कुछ पीछे बैकग्राउंड नॉइज आपके चैनल से आ रही है, बट बॉटम लाइन ये है कि पहले तो बहुत खुशी हुई आपके चैनल में आके। दूसरा जो बात शुरू हम करते हैं, क्योंकि मुझे जो लास्ट बात आपकी सुनाई दी उसमें आप बात कर रही थी डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की, और आपने ये भी बताया कि जो स्टॉक मार्केट है उसको ज़्यादा, फाइनेंस मिनिस्टर और जेब साहब ने भी फरमाया कि उसको ज़्यादा एक्सपर्ट करने की ज़रूरत है और अभी तक उसको सही तरह अपडेट नहीं किया जा रहा। तो इस वक्त बेसिकली दो तीन चीज़ें जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए कि हुकूमत, हम ये देख रहे हैं कि एक बैनुल अक़वामी सतह पे भी, और अगर आप उसको इस लिहाज से देखिए कि हम कौमी और ये जो हमारा रीजनल यानी इलाकाई जो पस मंज़र है उसमें भी देखें तो पाकिस्तान एक नई जो उस पर क्या कहते हैं लहज पे खड़ा नजर आता है हमें। और वो इसलिए कि आप देखिए कि जो हमारी जंग को जो हमने जीती है उसके बाद एक सिर्फ ना सिर्फ एक जोग्राफियाई और एक सियासी और एक, जिसे कहना चाहिए कि हमारी फॉरेन अफेयर्स की रिलेशनशिप्स में, हमारी बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी आई है, बल्कि इस सारी का इम्पैक्ट आपने देखा कि ये सोसाइटी से लेके यानी मुआशरे से लेके
स्टॉक मार्केट तक गया है। तो ये जो स्टॉक मार्केट में चढ़ाई आपने देखी है और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको नजर आया, ये उसकी अक्कासी करता है। अब आ जाते हैं जो इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि ये जंग तो अचानक हम पे एक तरह से डाली गई, और हमने ये भी देखा कि हमने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन हम उससे पहले से एक मुआशी बेहतरी के लिए कोशा है। उसके अंदर आपने फंड आईएमएफ के साथ डील्स भी देखी, उसके अंदर आपने ये भी देखा कि किस तरह हुकूमत खास तौर पे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और ये मेरे ख्याल में ये पहला साल है कि जिसमें हुकूमत को रियलाइज हुआ है कि वो जो टैक्स दहिंदगान है उसमें शायद वो अभी तक एक कोई वाज़ेही तौर पे हम इजाफा नहीं कर सके, सिर्फ हम जो देने वाले हैं टैक्स उन्हीं से हम ज्यादा टैक्स जमा कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटाइजेशन और ये सारा ये आमिर इस साहब, पस इस मंजर बार में। तकरीबन 7 मिलियन जो टैक्स पेयर्स हैं वो हो चुके हैं। तो इस बार तो खुशाइन बात है, हमारे पास कुछ चीज़ों के नंबर्स, जहां इकोनॉमी के नंबर्स बेटरमेंट की तरफ आ रहे हैं, वही टैक्स पेयर्स भी बढ़ गए हैं। और ख़ासकर वो टैक्स पेयर जो हमेशा से स्क्वीज़ होते थे, उनके अलावा इस बार ये फैसला किया गया या ये अहद किया गया कि आप टैक्स बेस बढ़ाना है। तो आप समझते हैं कि हमारे पास जो इस बार चीज़ें हैं एफबीआर के रिफॉर्म्स के बाद, खासकर टैक्स का फॉर्म जिसके ऊपर काफ़ी एफपीसीसीआई और चेंबर्स जो है वो बात करते हुए दिखाई दिए कि टैक्स आसान होना चाहिए, फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो आसान होना चाहिए। तो अब ये चीज़ें जो है वो काफ़ी, जैसे रिटर्न इस बार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि ये बेटरमेंट और रिफॉर्म्स जो है ये दोनों मिलके एक अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे? जी शुक्रिया। देखिए आपने बात बिल्कुल सही की कि ऑन पेपर तो हम 7 मिलियन टैक्स पेयर्स हमने रजिस्टर कर लिए, लेकिन उसके साथ साथ ही हुकूमत और एफबीआर और सब इस बात से बिल्कुल बावर है कि इनमें से टैक्स वही दे रहे हैं जो पहले भी देते थे। तो बात एक हो जाती है, सिर्फ रजिस्टर नहीं करना होता, हमने ये देखना होता है कि जो जीरो फाइलिंग भी कर रहा है क्या वो वाकई जीरो फाइलर है या नहीं है। तो इसके लिए फिर जो दोबारा मैं वापस आता हूँ कि तमाम जो मईशत है, जो आपकी इकॉनमी है, उसका डिजिटल लिंक, यानी मिसाल तौर पर आपके अखराजात का, आप जहाँ खर्च करते हैं, जहाँ आप चीज़ें खरीदते हैं, जहाँ से आप अपना टिकट लेते हैं, जहाँ से आप सिनेमा में जाते हैं, ये सब चीज़ों का लिंक करना, जो कि अब एक आम प्रैक्टिस हो चुकी है पिछली तकरीबन निस्फ तिहाई से पूरे दुनिया में, वो हम अभी तक कर नहीं पाए। तो एक तो ये हिस्सा है। दूसरा जो आपने बड़ी अच्छी बात की वो ये कि जिस तरह आपने हमारे चेम्बर्स का जिक्र किया और आपने खासतौर पे ये ताजिर बरादरी का, और मैं खुद चूंकि अब बिजनेसमैन हूँ तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारे ताजिर एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता सकता हूँ कि ये जो अभी हमारा अलमिया है वो ये कि तनख्वाहदार तबका ही ज्यादातर हमारे टैक्स नेट में है, जिससे कि आपको कुछ वसूली आ रही है। जो ताजिर तबका है, खासतौर पे जो आपका जो छोटा ताजिर है या रिटेल लेवल का, वो छोटा हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन उनकी बहुतात है, वो यानी एक मेजोरिटी में पाए जाते हैं। तो जब आप उनको देखने जाते हैं तो वहां पे अभी भी हुकूमत बहुत कोशा है कि किसी ना किसी ने इनको नेट में लाया जाए। ये एक बहुत हमारे लिए चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए। राइट। आमिर साहब, आपने सही फरमाया है, और ख़ासकर इसके लिए ताजिर दोस्त स्कीम काफ़ी एफबीआर की तरफ से भी कोशिशें की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक तो फेक इन्वॉइसेस, इसके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है, और दूसरा ये कि रिटेलर्स और ख़ासकर जो होल सेलर्स हैं उनके ऊपर काम जो है इस बार किया जा रहा है। आप समझते हैं जो एक कंज्यूमर्स की तरफ जो ऑप्शंस थे उनको तो एक्सप्लोर कर लिया गया था, लेकिन अब जो बैक साइड यानी कि जो होल सेलर, रिटेलर्स और इधर की जो एक एस्पेक्ट था उसको भी इस बार जो है वो टैप किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। देखिए इसके अंदर ये जो ताजिर दोस्त स्कीम वगैरह, ये तो इसके डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ जावियों से या मुख्तलिफ रूप रूप इसने धारे हैं। तो ये तो एक तरीका हुकूमत करती रही है, लेकिन आपको पता है जो हमारा ताजिर है और हमारा जो आम मैं इस पे थोड़ी सी आवाम के साथ मतलब थोड़ी मेरी नाराजगी भी है कि हम इस मामले में बहुत अक्खड़ हो गए कि हमने टैक्स देना ही नहीं है, और वो ये हर टैक्स को बराबर समझते हैं, चाहे वो लोकल टैक्स हो, नहीं चाहे याद। वो प्रोविंशियल लेवल का टैक्स हो, चाहे वो किसी चीज का टैक्स हो। तो लेकिन इसके अंदर जो आप देखिए कि जो आपने एक जो मिस डिक्लेरेशन का किया, इसके अंदर थोड़ा सा हुकूमत के हाथ एक और वजह से भी बंधे हुए हो, तो आप उसकी इजाजत दें, क्योंकि ये डिबेट आजकल खुले मंजर आम पे आ गई और इस पर वजीर आजम ने खुद बहुत कुछ फरमाया है। आप अगर ये गौर फरमाइए कि वजीर आजम ने काफी हद तक ब्यूरोक्रेसी को, हमारी जो ये जिसको कहना चाहिए जो हमारी हुकूमत की इंतजामिया है,
उसको इसका जिम्मेदार समझाया, चाहे वो कोई रिटर्निंग अफसर हो, चाहे वो सरहद पे बैठा हुआ कोई हम अफसर हो पर कस्टम वीक का, जो है वो ये कस्टम। जायजा इजलास देखते हैं, हम हर हफ्ते जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की जेर सदारत मीटिंग्स देखते हैं। तो एफबीआर को इसीलिए बावर करवाया जा रहा है ना कि आप अब लोगों को अब उनकी ड्यूटीज भी याद दिलाएं, उनको उनके राइट्स याद हैं और ड्यूटीज नहीं याद। तो आप समझते हैं कि जो आप आम आवाम देखिए, के ऊपर ये एक तोहमत लगाइए। अच्छा, नहीं नहीं, मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं हर जाविये से सोचता हूँ, और मैंने इसके अंदर जो काफी तौर पे, मतलब ये पिछले दिनों मेरा एक आर्टिकल भी आया था, एलिफेंट इन द रूम, तो उससे मेरी जो है ना कि वो जो हाथी है इस वक्त हमारे कमरे में, वो वो गैर फाल मशीनरी है हुकूमत की। मतलब देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो थोड़ा कसूर टैक्स देने वाले का भी है, यानी कि जिसके जिम्मेदार है वो तो एक आपकी मॉरल जिम्मेदारी है, यानी कि आपको एक, जिसे कहते हैं, एक किस्म की आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम, मैं इस शहरी हूँ इस जगह का, या मैं पाकिस्तान का नेशनल हूँ। लेकिन साथ साथ हुकूमत को पता भी होना चाहिए कि वो सही जगह टारगेट तो करे। अच्छा, अब ये वजीर आजम का काम तो नहीं है ना, ये एफबीआर का काम है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि एफबीआर में जो लोग हैं, वहां भी दो प्रॉब्लम है। एफबीआई या तो वो टैक्स जमा कर सकते हैं, या वो उसकी पॉलिसी बना सकते हैं। अगर राइट। आप पॉलिसी अच्छा बनाने वाले के हाथ में, जी, आमिर साहब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को भी फ़ायदा पहुंचे और मुल्क का निज़ाम भी बेहतर हो, इसीलिए हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डे बाय डे देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा हैं और टाइम कम है। कैपिटल मार्केट हमारी एक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है। आज भी हमने देखा ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, 1,51,000। आप समझते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं, ऑफ कोर्स ये एक इकोनॉमी का बैरोमीटर है, इस इंजन की अक्कासी कर रहा है कि कैसे ये इंजन जो है वो डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहा है। आप समझते हैं स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है, और हमारे मुल्क के अंदर अगेन अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि वो भी स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग्स करें, अपनी हम कह सकते हैं प्रेजेंस करें। क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं स्टॉक मार्केट को? जी देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट का, वो ये है कि आम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। जबकि ये इस बात के बरक्स है कि जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और काफ़ी तरक्की पजीर ममालिक भी जो हैं, उनमें बहुत से सिटीजन, इंक्लूडिंग उनके पेंशन फंड्स और ये सारा कुछ, तो एक तो बहुत बड़ा जो बाहर पड़ा हुआ है पैसा, जो, और ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा बाय द वे डेट है, कर्जा है, जो हुकूमत को बिल्कुल आंखों के उनके सामने आ गया। जिस तरह हम सर्कुलर डेट और ये तवानाई के डेट की बात करते हैं, तो वो सारा पैसा क्योंकि हुकूमत दे नहीं सक रही, ना वो हुकूमत ने कभी इसको इस्तेमाल किया है, कि ना कोई जिस तरह 401 स्कीम है अमेरिका की, या इस तरह की, कि भाई जो लोग काम चले, करते हैं वो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आमिर ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेटरमेंट की तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। ख़ासकर आपने सर्कुलर डेट का जिक्र किया, तो ये आपको बताते चलें कि सर्कुलर डेट में वाज़े तौर पे कमी इस साल देखी जा रही है, और ये गवर्नमेंट की एक अगेन हम कह सकते हैं माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है, जिसकी वजह से इस साल के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ हो सकता है। और अगर जो चीज़ें जो है वो अगर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड उस चीज़ का ना पता हो, तो थोड़ा सा इसको जो है वो एक देख लिया जाए कि सर्कुलर डेट के नंबर्स इस बार बहुत अच्छे आए हैं। हमारे पास जो है वो एक डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। ओपन हुई मार्केट 1,49,770.74 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,51,261.67। एक ऑल टाइम हाई इंट्राडे हाई लेवल्स, लोअर वाज 1,49,931.67, same as the opening side, and finally closure 1,50,591. इट मीन्स कि ये एक ज़बरदस्त लेवल दिखाई दे रहा है, और ये रोज़ रोज़ ऐसे लेवल्स नहीं देखे जाते। बहुत अच्छी मार्केट है। 820.26 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। बुल रन्स देखे जा रहे हैं इस वीक के अंदर भी। होल्डिंग्स जो है वो एक हम कह सकते हैं बुल्स की ही है, और साथ साथ ये थर्ड ट्रेडिंग सेशन है, और इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। मार्केट एक फुली हम कह सकते हैं कि पोजीशंस ले रही है, स्विंग पे है, और साथ साथ जो ये बूम आ रहा है मार्केट का, इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के न्यू लेवल्स डेली आते रहेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं कि मूडीज़ ने अगेन अपग्रेड किया है, यानी कि मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी बैंक्स की डिपॉजिट रेटिंग को इंक्रीज़ किया है, अपग्रेड किया है, CAA2 से CAA1 किया है। इट्स अ वेरी गुड साइन कि फॉरेन और हमारी जो लोकल डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर एक अच्छा और ट्रांसपेरेंसी एक इम्पैक्ट आएगा। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ का एतमाद पाकिस्तान की जो मार्केट और पाकिस्तानी बैंक्स और पाकिस्तान की करेंसीज पे होता हुआ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से बताया आपको, नई एनर्जी यानी EV पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, खासकर हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट की जो इन्वायरमेंट की हम कह सकते हैं कि पोजीशंस को खासकर इसको मद्देनज़र रखते हुए EV पॉलिसी का इस वक्त मंजूर होना काफ़ी खुशाइन है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, डायसेक्ट करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा जो कार्स हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो हैं, उनकी दरामदी स्कीम्स को यकजा करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये भी बहुत खुशाइन बात है। जो जैसे जैसे इंपोर्टेड कार्स आएंगी, यूज्ड कार्स आएंगी और साथ साथ इसका टैक्स बड़ा अच्छा कलेक्शन हो जाती है इसकी, तो इसके हवाले से भी ये दोनों एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स कितना इकट्ठा होगा और इससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को क्या इम्पैक्ट आएगा। साथ साथ अमेरिका के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के तवानाई शोबे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है अमेरिका, और ख़ासकर दो तरफा जो हमारा यानी कि ताल्लुक है यानी कॉपरेशन है उसके ऊपर बढ़ाने को इत्तफाक किया जा रहा है। आज ये भी हम बात करेंगे। और बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ के हवाले से बात किया जाए, और या फिर के इलेक्ट्रिक के लिए फ्यूल चार्जेस के यकसा इतलाक़ का जायज़ा भी जो है वो इसका फ़ैसला किया गया है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इकॉनमी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास विफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बड़े मुआशी और तरक्काती फैसले किए गए हैं। डिजिटल मईशत के फरोग के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रास QR कोड पर मबनी पर्सन टू मर्चेंट अदायगियों पर सब्सिडी की मंजूरी दी। इसके तहत 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो 3 साल तक जारी रहेंगे। स्टेट बैंक को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी गई है कि माली साल के इख्तिताम तक MDR सब्सिडी स्कीम की अमली इफादियत पर एक जामे रिपोर्ट ECC में जमा कराए। ज़राई शोबे में छोटे किसानों के लिए रिस्क कवरेज स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। इस प्रोग्राम के जरिए आइंदा 3 वर्षों में 7.5 लाख नए किसान बाज़ाब्ता क्रेडिट सिस्टम में शामिल होंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट और गैस सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए वजारत पेट्रोलियम को इक़दाम की हिदायत भी दी गई। ये फैसले तवानाई, बचत, डिजिटल अपनाने और ज़राई तरक्की के लिए संगे मील साबित हो सकते हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत सनअत व पैदावार की नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025-30 की मंजूरी दी, जिसे आलमी मेयार के मुताबिक मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग की जानिब अहम कदम करार दिया गया। तवानाई के शोबे में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट को मुल्क भर में यकसा लागू करने की मंजूरी दी और वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के आगाज के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दी। राइट, आपने रिपोर्ट देखी है। ECC के हवाले से भी बात करेंगे और ख़ासकर ये जो व्हीकल पॉलिसी है, नीड ऑफ द आवर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले नईम साहब ये बताइए कि ECC ने जो अभी EV पॉलिसी दी है, ख़ासकर अगर हम देखें इसको इस वक्त, तो क्लाइमेट चेंज और जो एक हमारी यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स की पेनिट्रेशन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए दी है, इससे किस चीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, EV जो व्हीकल्स हैं हमारे जितने भी, उसके ऊपर टैक्सों में काफ़ी छूट दी है। उसके अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, मैं समझता हूँ, आपने देखा होगा सोलर एनर्जी का बहुत इस वक्त इंस्टॉल हो रही है पाकिस्तान में, वो भी एक ग्रीन एनर्जी की फॉर्म है। इस तरह विंड एनर्जी की हम बात करते हैं। इसी तरह जो गैसोलीन का हमारा इस्तेमाल है, हमारा 12-13 बिलियन डॉलर का बिल आता है, जो कि हमारे इम्पोर्ट बिल जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बोझ है। अब ये अल्लाह ताला ने एक ऐसे एनर्जी के ज़राए रखे हुए हैं जिनका जिक्र आपको कुरान पाक में भी मिलता है और जो साइंस भी उसका हवाला देती है। तो अब वो वक्त आ गया है कि जिससे दुनिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको इस्तेमाल करें। और उसमें मैं समझता हूँ कि EV के ऊपर इस वक्त दुनिया में पिछले अगर आप
10 साल में देखें तो हर साल पिछले साल से 30% ज़्यादा काम हो रहा है। Right. तो यू कैन इमेजिन कि पिछले 10 साल से लेके अब तक तकरीबन 4000% जो है वो एनर्जी ड्रिवन व्हीकल के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर या नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी जितनी भी पॉलिसीज़ वर्ल्ड वाइड भी आ रही हैं वहाँ पे भी आप देखें कि यूरोप की मार्केट देखें, चाइना की मार्केट देख लें, अमेरिका की मार्केट देख लें, इवन द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट देखें कि वहाँ अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको हैंडल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। इस वक्त कम से कम 10 मैन्युफैक्चरर जो है वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि इससे मेरा ख्याल है कि अगले 2030 तक आई एम वेरी श्योर कि हम $2 बिलियन तक का तो ऑयल का जो है वो बचा लेंगे बचत और कर लेंगे। ये इसके अलावा नॉट ओनली दिस एंड दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। और आप बाकी अभी देखिएगा कि बहुत 2040 तक तो दुनिया में बेशतर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नज़र आएंगे या अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर चलने वाले आपको व्हीकल नज़र आएंगे। जैसे अभी आप देखिए इलेक्ट्रिक आए तो कल को हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियाँ आ जाएंगी, जैसे कि बात हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से मिक्सचर जो है निकाल के गाड़ी को, जो जापान जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो दुनिया आगे से आगे जा रही है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो आपको होपफुली एक चार्ज में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी गाड़ी ले जाएगी। और फिर आगे काम ये हो रहा है कि जितनी छोटी गाड़ियाँ हैं उनमें इतनी हाई इक्विप्ड जो है या पावर बैटरीज को इंस्टॉल किया जाए ताकि लोगों को, क्योंकि इसमें माइलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा किसी गाड़ी में माइलेज होगी उतनी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। राइट। नईम साहब ये भी बताइए कि गवर्नमेंट ने ख़ासकर जब ये अब हम कार्स की ही बात करें, ईवी कार्स की, तो इंपोर्टेड कार्स के हवाले से कुछ स्कीम्स हैं उस पर गौर करना शुरू कर दिया है और ऑफ कोर्स इंपोर्ट के हवाले से कैसे देखते हैं इसको। और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान में इंपोर्टेड कार्स आएंगी तो उससे टैक्स के ऊपर कितना हमारी किटी में आएगा, गवर्नमेंट की किटी में। और दूसरा ये कि इससे जो हमारे ऑफ कोर्स जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो डिस्करेज नहीं होंगे। क्या चीज़ें होंगी, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे? देखिए एट द फर्स्ट प्लेस ईवी की अगर हवाले से आप बात करिए तो अभी तो ईवी गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, अभी इंपोर्ट हो रही है। लेकिन नेक्स्ट फेज़ में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ पेट्रोल बेस्ड गाड़ियाँ होंडा, टोयोटा और सुजुकी, ये 3 मेजर मैन्युफैक्चर थे पाकिस्तान में। उसके बाद जब ये आपने देखा होगा कि नई गाड़ियाँ आई, फिर उसमें कोरियन गाड़ियाँ आई, चाइनीज़ गाड़ियाँ आई, फिर उनमें हाइब्रिड आई। अब इस वक्त जो है वो हाइब्रिड गाड़ी की ज़्यादा डिमांड है और हाइब्रिड के से ज़्यादा अब ईवी की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। तो अभी बेसिकली इंपोर्टेड हैं, लेकिन अगले 2-3 साल में या लोकल असेंबलिंग शुरू हो जाएगी, लोकल प्लांट लग जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट इसमें टैक्स ब्रेक ज़रूर दे रही है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट एंड ग्रीन एनर्जी ये इसकी जो ड्यूटी की कॉस्ट है वो बड़ी कम है। और हमें जैसे कि अभी आप देख रही हैं जिस किस्म की क्लाइमेट चेंजेस का पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त नंबर 1 हो गया है क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से, और ये बड़ी अलार्मिंग बात है हमारे लिए। और हम जितने फ्लड्स देख रहे हैं, जी फ्लड देख रहे हैं, और आप अगर ग्राफ भी देखें तो उसमें पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया है। और जितनी 130% मोर रेंज हुई है इस दफ़ा पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अब अगले सालों के बारे में क्या दूसरा हमने प्रीवियस 3 इयर्स अगर आप देखें और उससे 3 साल पहले की जो फ्लड की सिचुएशन देखें कितना डैमेज था। 2022 में हुआ था फ्लड आया था, उसके बाद ये 2-3 साल के बाद ये आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ईवी व्हीकल की तरफ जाना और इसके लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, लोगों को कन्वीनियंस लोगों की बेहतर करना और प्राइसेस बेहतर करना, ताकि अभी देखिए ना नॉर्मली हर जगह आपको ईवी स्कूटर नज़र आ रहे हैं। ई स्कूटर जो है ना, स्कूटीज जो हैं अभी ख़वातीन भी चलाती है, आपको नज़र आई हैं, तो वो भी एक चार्ज में तकरीबन 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर में चलती है। तो डेट इज़ आल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट कि जितनी पोल्यूशन मोटरसाइकिल से हो रही है उतनी पोल्यूशन जो है ना वो किसी और चीज़ से नहीं होती। और आई एम वेरी मच श्योर कि अगर पाकिस्तान में 3 लाख 4 लाख। नईम साहब एक और चीज़ ये भी बताइए कि मूडीज़ ने हमारी जो बैंक की रेटिंग है इसको एक अपग्रेड कर दिया दोबारा, CAA2 से CAA1, और मूडीज़ ऑलरेडी हमारी पहले भी रेटिंग जो है वो अपवर्ड कर चुकी है। इस बार जो है उन्होंने बैंक्स की रेटिंग को किया है और अच्छे बैंक्स हमारे UBL, HBL, NBP, Allied एंड अदर तो ये आ चुके हैं। क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा करेंसी के हवाले से? ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी? फॉरेन एंड लोकल डिपॉजिट को जो है ये
इंडेक्स में जो है मूडीज किया है। ने जो पाकिस्तान सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है CAA2 से CAA1 कर दी है आफ्टर फिच एंड S&P। S&P, yeah. तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल ग्रोथ इनटू द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पाकिस्तान विच इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन नाउ। अभी हमने इसको कैश करना है। जैसे अभी हमने बात की बैंकों की, तो अभी जो हमारे ABL, HBL, MCB, NBL, UBL ये बैंकों की रेटिंग में बेहतर की है। और स्टॉक मार्केट को आप देखें तो फर्स्ट टाइम 2009 के बाद अब नेशनल बैंक जो है वो 150-60 क्रॉस कर गए। तो ये बड़ी पॉजिटिव अच्छा, मजे की बात है बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो भी काफ़ी सिक्योर और काफ़ी बड़े सिक्योर है, डिविडेंड पे करते perspective हैं। और से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, IT सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, ये वो सारे सेक्टर हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा है। और ये जो बैंक के बारे में जो बातचीत की गई है, पाकिस्तान देखें 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, या बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है और हमें इसको और बेहतर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, इससे लोकल से ज़्यादा इंटरनेशनल हमें फ़ायदा होगा। बाहर की कंपनी जब ये देखेंगी तो दे वुड लाइक टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और इससे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमारी जो करेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो मैं समझता हूँ इससे बेहतर होगी। और पाकिस्तान आने वाले दौर में हमारी करेंसी जो है वो मैं आई एम थिंकिंग इट विल मूव अपवर्ड। अच्छा, अगर हम बात करें रीजनल एक कोऑपरेशन की या बायलैटरल रिलेशन के हवाले से, तो हमारे पास जो एक रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम ग्रैब कर रहे हैं। दूसरा, हमारी US से हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन दी मींस ऑफ, अगर हम एनर्जी के हवाले से बात करें। इससे पहले भी हम माइनिंग एंड मिनरल में भी देख चुके हैं कि US मार्केट जो है वो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारी रेकोडिक के अंदर। और दूसरा ये कि अब पावर सेक्टर के अंदर यानी एनर्जी के जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी उनकी इंटरेस्ट जो है वो देखा जा रहा है। क्या समझते हैं US से पाकिस्तान के रिलेशनशिप का बढ़ना और ख़ासकर डिफरेंट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ का आना, कितनी ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हम बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका पहला जवाब तो ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑल वेल, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो आपका पहला सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मैंने आपके हर प्रोग्राम में एडवोकेसी की है कि अब दुनिया ग्लोबल ट्रेड से रीजनल ट्रेड में जा रही है। जी, अभी देखें इंडिया पे सेंक्शन लगी है ना, तो वो भी अब चाइना की तरफ देख रहे हैं कि हमारा कोई ट्रेड हो जाए। चाइना ने भी उनके ऊपर से कुछ इंपोर्ट्स की वो सेंक्शन हटाई गए या कोई, तो ये एक दिस इज स्टेप टुवर्ड्स द रीजनल ट्रेड। और पाकिस्तान के पास तो आप देखें 5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है ट्रेड करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। फ्यूचर इज़ टुवर्ड्स दिस रीजन, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज़ टुवर्ड्स दिस रीजन। तो आप देखिए पॉपुलेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों। अब आपने जो हमारी रीजनल में हम देखें अपने हमारी जो अगर हर कंट्री की लोकल मार्केट है वो भी बहुत बड़ी SCO कॉन्फ्रेंस हमारी हुई, आपने देखा दैट वाज अ बिग सक्सेस। और उसमें हमें सिर्फ अब एक अफगानिस्तान के साथ मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान हम देखना चाहते हैं जिससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द ओनली गेटवे फॉर द सेंट्रल एशिया टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी जियो पॉलिटिकल लोकेशन, हमारी पॉलिटिकल हमारी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि एवरीबॉडी वांट अस टू बी स्टेबल एंड वी वांट our friends to be stable so that we can do the business together। और ये जो सबसे बड़ा इसमें हमारा प्लस इस वक्त ये है कि आपने देखा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्लू इकोनॉमी पे, जिसमें हमने कोई लाइसेंसेस की बात की थी, कोई फेरिस की बात की थी। ये पाकिस्तान इज़ अ गोल्डन कंट्री, माशाल्लाह खुशकिस्मत मुल्क है जिसके पास ये दो इतनी बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं जिससे वो पूरी दुनिया के जो मेजर एरियाज़ हैं उसको कैटर कर सकते हैं। और हमारी जो बहरी तजारत है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है और वी कैन डीप पेनिट्रेट अप टू रशिया, सेंट्रल एशिया। देखिए अज़रबैजान इज़ जस्ट लाइक आवर ब्रदर कंट्री, और वहाँ तक हम जो है यहाँ से भेज सकते हैं। जितने लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपने की अमेरिका की, दैट इज़ अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ अमेरिका एंड पाकिस्तान।
पाकिस्तान के पास इस वक्त जो स्टडी है वो ये कहती है कि हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो 5 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर के अवेलेबल है। आप सोचें कि पाकिस्तान का 2075 में वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी 7वीं इकोनॉमी होगी। तो दिस इज़ अ फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसोर्सेज अवेलेबल एंड बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास एक अच्छे ज़बरदस्त ज़खायर मौजूद हैं और माइनिंग एंड मिनरल का सेक्टर तो अब टैप होना है और पता चल रहा है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमारी मार्केट, हमारी जो एक कंट्री की एक जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी वजह से भी हमारे पास जो बिजनेसेस हैं वो बहुत सारे कैप्चर हो सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ऑल टाइम हाइस के लेवल हैं, एक मजबूत हम कह सकते हैं कैपिटल मार्केट बन के जो है वो दिखाई दे रही है। 100 इंडेक्स अपडेट्स भी हमने देखे, कमोडिटीज़ देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,52,245 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,02,314 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,322.64 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 63.08 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 65.5 डॉलर। आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है, वेयर एज अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस की तो ऑयल प्राइसेस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इससे हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड और काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल रहती है। मजीद भी अपडेट्स देखते हैं, करेंसी अपडेट्स। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 327.96, सेलिंग वाज 328.54, यूके पाउंड बाइंग रही 379.84, सेलिंग वाज 380.51, यूएस डॉलर बाइंग रही 281.9, सेलिंग वाज 282.4 एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.21, सेलिंग वाज 39.28। यूएस डॉलर के हम रेट्स देख रहे हैं, अब दोबारा रुपी अप्रिशिएट करता हुआ, लीड करता हुआ आज की मार्केट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करेंसी रेट्स, जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.12, सेलिंग वाज 75.26। नेक्स्टली यूएई दिरहम बाइंग एट 76.75, सेलिंग वाज 76.89। कतरी रियाल बाइंग रही 77.41, सेलिंग वाज 77.55 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 922.48, सेलिंग वाज 924.11। ये थी करेंसी अपडेट्स भी आपने देखी और एक अच्छे हम कह सकते हैं नंबर्स डेली बेसिस पे रुपी के हवाले से जनरेट हो रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी मार्केट पे और हमारी जो इकोनॉमी है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ग्लोबली देखा जा रहा है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।